वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैराथायराइड हार्मोन। सो पैराथायराइड हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम फोर पैराथायराइड ग्लैंड्स विच आर स्मॉल ग्लैंड्स इन द नेक लोकेटेड बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कल हमने देखा था थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के जो पोस्टीरियर पार्ट है, यहाँ पे हमने सामने दिखाया है, एक्चुअली सामने नहीं होता है, उसके बैक साइड पे होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए हमने बताया है कि सामने दिखाया हुआ है, एक्चुअली इस थायराइड ग्लैंड के पीछे रहता है। यहाँ पे जो आपको चार डॉट्स दिख रहे हैं, दीज आर द पैराथायराइड हार्मोन्स। सो दीज आर पार्शली एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। जो लेटरल लोब्स है, जो साइड पे जो आपको लोब्स दिख रहे हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं उसके पोस्टीरियर सरफेस पे। एंड आर वेरी सिवियरली स्मॉल, बहुत ही छोटे रहते हैं, राउंड मासेस ऑफ टिश्यू कॉल्ड द पैराथायराइड ग्लैंड। पैरा बोलते हैं बिसाइड, ठीक है, थायराइड मीन्स थायराइड के पीछे। सो इनका अगर हम मास देखेंगे तो इट इज़ अबाउट 40 मिलीग्राम इन साइज़ या 0.04 ग्राम इन साइज़। कल हमने देखा था जो थायराइड ग्लैंड है, इट हैज़ ए मास ऑफ 25 टू 30 ग्राम, बट ये बहुत छोटा है, 0.04 ग्राम में हम 40 मिलीग्राम बोलेंगे इसका साइज़। ओके, सो यूजुअली वन सुपीरियर एंड वन inferior parathyroid glands are attached to each lateral thyroid lobe for a total of 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो दोनों लेटरल साइड पे एक सुपीरियर में मतलब ऊपर, एक इन्फीरियर जो नीचे है, ठीक है, वैसे ही एक दूसरे साइड पे भी एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर। तो इस तरीके से चार पैराथायराइड हार्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड के पीछे। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो जो पैराथायराइड ग्लैंड्स है, इट कंटेन्स टू काइंड्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स। दो टाइप्स के सेल्स रहते हैं इसमें। द मोर न्यूमरस कॉल्ड चीफ सेल्स, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रहता है इसमें एपिथेलियल सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, चीफ सेल्स बोलते हैं या प्रिंसिपल सेल्स बोलते हैं, जो हमारा हार्मोन दैट इज़ द पैराथायराइड हार्मोन वो प्रोड्यूस करता है, या पैराथायराइड हार्मोन को हम पैराथ हार्मोन भी बोलते हैं। ओके, सो द फंक्शन ऑफ द अदर काइंड ऑफ सेल कॉल्ड एन ऑक्सीफिल सेल इज नॉट नोन। तो वहाँ पे दूसरा और एक भी सेल प्रेजेंट है, दैट इज़ द ऑक्सीफिल सेल्स। तो उसका जो फंक्शन है वो क्या है, स्टिल अननोन है। जब आप इसका टिश्यू देखोगे, टीएस देखोगे, तो आपको वहाँ पे दोनों टाइप्स के सेल्स दिखेंगे, चीफ सेल्स और ऑक्सीफिल सेल्स। तो आप याद रखना कि जो चीफ सेल है वो प्रोड्यूस करता है हमारा पैराथायराइड हार्मोन। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप देखो, पैराथायराइड हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय चीफ सेल्स ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड एज पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 84 अमीनो एसिड। तो वो जो पैराथायराइड हार्मोन है, तो वो मेनली 84 अमीनो एसिड से बना होता है। मेनली वो पेप्टाइड इन नेचर है, और उस पेप्टाइड नेचर में वो 84 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो नॉर्मली जब पैराथायराइड हार्मोन फॉर्म होता है तो वो प्रो पैराथायराइड हार्मोन की शक्ल में होता है। फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने के बाद प्रो पैराथायराइड हार्मोन फॉर्म होता है। उसके बाद गोल्जी एपेटस में जाके वो पैराथायराइड हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले जब वो नेसेंट फॉर्म में ट्रांसक्राइब होता है तो 115 अमीनो एसिड रहते हैं। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वहाँ से कुछ अमीनो एसिड्स रिमूव हो जाते हैं, और वहाँ पे 89 अमीनो एसिड बचता है। फिर उसके बाद 89 अमीनो एसिड से फिर जब फॉर्म होता है तो फिर वो गोल्जी एपेरेटस में जाएगा। फिर गोल्जी एपेरेटस में और अमीनो एसिड वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो वहाँ पे सिर्फ 84 अमीनो एसिड बचता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं। तो ये जो पैराथायराइड हार्मोन है वो क्या करते हैं, मेनली इट इंक्रीज द कैल्शियम कंसनट्रेशन इन द ब्लड। तो हमने कल देखा था पैराथायराइड, कल हमने थायराइड हार्मोन देखा था, उसमें जो सी सेल्स थे वो कैल्सिटोनिन रिलीज़ कर रहा था। कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम लेवल को कम करता है। तो यहाँ पे ये जो पैराथायराइड हार्मोन है वो क्या करता है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है। अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होगा तो ये जो पैराथायराइड हार्मोन है वो रिलीज़ होता है, और उसके बाद जैसे वो रिलीज़ होगा तो हमारे ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको इंक्रीज़ कर देता है। ओके, so it is important in bone remodeling, which is an ongoing process in which bone tissue is alternately resorbed and rebuilt over टाइम। तो ये मेनली बोन रिमॉडलिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जब बोन टिश्यू अल्टरनेटली वहाँ पे कैल्शियम एब्जॉर्ब कर रहा होता है, उसके बाद वो कैल्शियम रिलीज़ भी कर रहा होता है, तो वहाँ पे इस पैराथायराइड हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके,
सो पैराथायरॉयड हार्मोन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो इट रेगुलेट्स द कैल्शियम लेवल इन ब्लड लार्जली बाय इंक्रीजिंग द लेवल व्हेन दे आर टू लो। तो मेनली जब कैल्शियम बहुत ही कम होगा हमारे ब्लड में या हमारे बॉडी में, मेनली ब्लड में, तो उस टाइम पे वो जो कैल्शियम लेवल है उसको इंक्रीज़ करता है थ्रू डिफरेंट एक्शंस। जैसे कि किडनी पे अपना एक्शन शो करता है, वो बोन पे अपना एक्शन शो करता है और इंटेस्टाइन पे अपना एक्शन शो करता है। तो इन तीन बॉडी पार्ट्स पे ही अपना एक्शन शो करता है, ठीक है। उसके बाद वो कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ा देता है। तो अगर हम बोन की बात करेंगे तो ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन बोन में क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम लार्ज कैल्शियम स्टोर्स इन द बोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो जो कैल्शियम है मेनली वो रिलीज़ कराता है कहाँ से, बोन से, ठीक है। तो बोन में बहुत सारे कैल्शियम स्टोर्स रहते हैं, ठीक है। तो उन कैल्शियम स्टोर्स से क्या करता है, कैल्शियम का रिलीज़ कराता है so that the blood calcium level will increase। so एक ही हो गया बोन पे उसका इफेक्ट। दूसरा इसके बाद वो किडनी पे अपना इफेक्ट शो करता है। तो किडनी पे क्या करता है, सो इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ कैल्शियम इन यूरिन। तो कैल्शियम जब यूरिन फॉर्म होता है तो उस टाइम पे कैल्शियम भी लॉस हो जाता है यूरिन के थ्रू। तो ये उस कैल्शियम लॉस को क्या करता है, रोक देता है, ठीक है, रिड्यूस कर देता है, ताकि यूरिन में कैल्शियम रिलीज ना हो और कैल्शियम हमारे बॉडी में रहे। सो पैराथायरॉयड हार्मोन आल्सो स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव विटामिन डी इन किडनी, ठीक है। तो ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये क्या करता है, साथ में जो विटामिन डी है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन करता है मेनली कहाँ पे, किडनी में। तो ये विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में या कैल्शियम होम्योस्टेसिस में। देन उसके बाद अगर हम इंटेस्टाइन की बात करेंगे, सो इंटेस्टाइन पैराथायरॉयड हार्मोन इनडायरेक्टली इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फूड इन द इंटेस्टाइन बाय इट्स इफेक्ट ऑन विटामिन डी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इंटेस्टाइन के थ्रू भी जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। मतलब वो डायरेक्टली नहीं करता बल्कि इनडायरेक्टली करता है थ्रू द विटामिन डी मेटाबॉलिज्म। विटामिन डी मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये कैल्शियम को वहाँ से एब्जॉर्ब करता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन हो रहा है फूड में से कैल्शियम का, किडनी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बोन में से कैल्शियम रिलीज़ हो रहा है। तो ये सब जो कैल्शियम रिलीज़ होगा ये बोन में जाके जो ब्लड में जाके जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन करता है। तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सो दिस इज अ पैराथायरॉयड हार्मोन। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ 84 अमीनो एसिड्स। ओके, तो यहाँ पे 84 अमीनो एसिड्स हैं। तो अब हम देखेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन सिंथेसिस। तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो एक लीनियर, मैंने आपको पहले बताया, लीनियर पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, या प्रोटीन है जिसमें 84 अमीनो एसिड्स देते हैं विदाउट एनी सैकेराइड्स। कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल वहाँ पे ऐड नहीं, कोई शुगर मॉलिक्यूल ऐड नहीं, सिंपल प्रोटीन ही है वो, ठीक है। या दूसरा कोई लिपिड का मॉलिक्यूल भी वहाँ पे अटैच नहीं। सो इट्स ए प्योर प्रोटीन मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 84 अमीनो एसिड। ओके, सो इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाय इट्स एन टर्मिनस, ठीक है। जो इसका एन टर्मिनस है तो ये इसकी बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है वो डिटरमाइन करता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सो दिस जो एन टर्मिनल है वो उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो डिटरमाइन करता है। ओके, तो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला जो साइड जो यहाँ पे ब्लू कलर दिखा है, तो इट्स द फुल बायोलॉजिकल एक्टिविटी सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो उसकी एक्टिविटी होती है, ठीक है, ये इस वाले पार्ट से होती है जो एन टर्मिनल साइड पे प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रो सीक्वेंस लिखा है वो भी रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो लीडर प्री सीक्वेंस यहाँ पे दिखाया हुआ है ये भी रिमूव हो जाता है। देन तो सीरम पैराथायरॉयड हार्मोन कंसंट्रेशन आर डिपेंडेंट अपॉन द रिलीज ऑफ PTH stored in the secretory granules within the parathyroid gland and by the synthesis of new PTH। तो जो ये सीरम PTH कंसंट्रेशन है या हम ब्लड जो पैराथायरॉयड हार्मोन का कंसंट्रेशन है वो किस पे डिपेंड है, एक तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन स्टोर्ड है किसमें, पैराथायरॉयड ग्लैंड में, उस पे डिपेंड है। और नया जो PTH सिंथेसाइज हो रहा है उस पे डिपेंड करता है कौन सा, ये सीरम पैराथायरॉयड हार्मोन। ओके, देन
कैल्शियम है, फॉस्फोरस है और विटामिन डी, ये जो मेटाबोलाइट्स है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, पीटीएच को रेगुलेट करने में और उसके रिलीज में और उसके सिंथेसिस में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा जो पैराथायराइड हार्मोन है ये एक पॉलीपेप्टाइड है 84 अमीनो एसिड का, जो मेनली सिंथेसाइज और सीक्रेट होता है कहाँ पे, पैराथायराइड ग्लैंड में। तो ये जो हार्मोन है मेनली एक्ट करता है कहाँ पे, जैसे कि बोन है, किडनी है एंड intestine है, to promote the flow of calcium into the extracellular fluid. Okay, so the secretion of PTH in turn is regulated by the concentration of calcium in blood and extracellular fluid. तो जो ये PTH का secretion है या PTH का रिलीज है वो किस पे डिपेंड है, जैसे हमने थायराइड ग्लैंड का देखा था, थायराइड हार्मोन्स का, वो डिपेंड करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। जब एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा तो वो थायराइड हार्मोन पे एक्ट करेगा और थायराइड हार्मोन रिलीज होंगे। बट यहाँ पे क्या है, वैसा कोई हार्मोन नहीं है एंटीरियर पिट्यूटरी का या पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पैराथायराइड हार्मोन पे एक्ट करता है। यहाँ पे कैल्शियम लेवल डिपेंड करता है कि पीटीएच रिलीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पीटीएच का सिक्रेशन है वो डिपेंड करता है किस पे, ब्लड के कैल्शियम लेवल पे और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जो ब्लड कैल्शियम लेवल है उस पे डिपेंड करता है। सो so in our studies of the factor controlling the synthesis and release of PTH, we identified a biosynthetic pathway for the hormone that involves its formation via two sequential proteolytic cleavage from a large biosynthetic precursor. The initial product synthesized in parathyroid gland slices in vitro or by translation of parathyroid gland mRNA in cell-free system is pro-parathyroid hormone that is of 115 amino acid. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पहले जो पैराथायराइड हार्मोन फॉर्म होता है, सो इट्स अ प्री प्रो पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, तो ये एक अमीनो 115 अमीनो एसिड लॉन्ग चेन है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म होता है एज ए प्रीकर्सर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री प्रो पैराथायराइड हार्मोन। सो जो ये 115 में से जो आधा सीक्वेंस है, ठीक है, दैट आर द सिग्नल पेप्टाइड। सिग्नल पेप्टाइड हम किसको बोलेंगे, जो मेनली प्रोटीन्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लेके आता है, एक टिकट की तरह काम करता है। ठीक है, तो उस 115 में से 25 यहाँ से अलग हो जाता है क्योंकि वो सिग्नल पेप्टाइड है, क्योंकि वो जो प्रोटीन हमारा फॉर्म हुआ है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक लेके आता है। तो दैट इज़ द सिग्नल पेप्टाइड। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद फिर जब वो 25 सिग्नल जो पेप्टाइड है वो रिमूव हो जाने के बाद फिर ये क्या फॉर्म करता है, सो ये फॉर्म करता है प्रो पैराथायराइड हार्मोन दैट हैज़ 92 या 89 अमीनो एसिड। तो मेनली 90 अमीनो एसिड वहाँ पे रहता है, which is a direct precursor of PTH. Okay, so the cleavage take place in rough endoplasmic reticulum cisternae and the resulting pro-PTH is transported into the Golgi apparatus. उसके बाद ये जो pro-PTH है which having 90 amino acid, अब ये ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे, Golgi apparatus में। ओके, Golgi apparatus में ट्रांसपोर्ट होने के बाद Golgi apparatus में फिर से क्लीवेज होता है। ओके, सो दैट इज़ 90 में से आप 6 जो है पेप्टाइड है उसको निकाल दो वहाँ से। ठीक है, तो वहाँ 6 अमीनो एसिड को निकाल दो वहाँ पे और वहाँ पे हमारा क्या बचता है, दैट इज़ द 84 अमीनो एसिड्स वहाँ पे बचते हैं। सो दैट 84 अमीनो एसिड या दैट प्रोटीन विच हैज़ 84 अमीनो एसिड इज़ आवर पैराथायराइड हार्मोन. So parathyroid hormone can be directly secreted into the blood or can stay in the cell and form an emergency reserve. तो या तो वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट हो जाएगा या तो वो थायराइड ग्लैंड में स्टोर रहेगा, जब हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे वो उस स्टोर्ड फॉर्म से फिर ब्लड में रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर उसी टाइम पे ज़रूरत होगी बॉडी को तो उसी टाइम पे रिलीज़ होगा, अगर बॉडी को ज़रूरत नहीं है तो वो सिर्फ फॉर्म होके रहेगा और स्टोर होके रहेगा थायराइड ग्लैंड में, और जब हमें इमरजेंसी कंडीशन में उसको ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम पे हमारी बॉडी वो रिलीज़ करेगी। तो अगर हम देखेंगे फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ये फॉर्म होता है। तो या तो वो इस तरह से स्टोर रहेगा या तो दे आर रिलीज्ड। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
पहले जो फॉर्म होता है प्री प्रो PTH, देन उसके बाद ये जाता है कहाँ पे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसके बाद फिर जाता है वो हमारे गोल्जी एपेटस में, गोल्जी एपेटस में वो प्रो PTH फॉर्म होता है। देन प्रो PTH के बाद फाइनली गोल्जी एपेटस से क्लीव होके वो PTH फॉर्म होता है। देन दिस PTH इज रिलीज्ड इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड या इनटू द ब्लड। ओके, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर कैल्शियम का लेवल कम होगा या कैल्सिट्रोल का लेवल कम होगा, अगर फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा होगा, तो ये सब चीज़ें क्या करता है, ये सब चीज़ें मेनली हमारे सेल को सिग्नल करता है, थायराइड ग्लैंड को सिग्नल करता है, पैराथायराइड ग्लैंड को सिग्नल करता है कि आप जो थायराइड हार्मोन है वो सिंथेसाइज करें। ठीक है, तो अब इसके हम फंक्शन देखेंगे PTH का। तो जो ये PTH मैंने आपको ऑलरेडी कहा, सो इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ आयोनाइज्ड कैल्शियम इन ब्लड ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग ऑर्गन्स, बोन्स, किडनीज एंड इंटेस्टाइन। तो इन पे इनकी एक्शन की वजह से, पैराथायराइड हार्मोन की वजह से, तो क्या होता है, जो ब्लड में आयोनाइज्ड कैल्शियम का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये रिलीज ही कब होता है? रिलीज ही तब होता है जब हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल बहुत कम होता है। तो जब ये रिलीज होगा तो हमारा बॉडी का ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम देखेंगे एक एक करके। तो बोन पे इस पैराथायराइड हार्मोन का क्या इफेक्ट है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो बोन्स पे तो पैराथायराइड हार्मोन इनडायरेक्टली इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट इन द बोन टिश्यू। ठीक है, तो मेनली ये क्या करता है, जो ऑस्टियोक्लास्ट है दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ कैल्शियम या ब्रेकडाउन ऑफ बोन, ये कराता है किसमें, बोन टिश्यू में। सो ओरिजिनली द इफेक्ट ऑफ PTH वाज कंसिडर्ड टू बी डायरेक्ट, बट इट वाज फाउंड दैट ऑस्टियोक्लास्ट डू नॉट एक्सप्रेस स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर PTH। तो पहले ऐसा माना जाता था कि जो पैराथायराइड हार्मोन है डायरेक्टली ऑस्टियोक्लास्ट कराता है बोन में, बट ये देखा गया कि जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है उसमें कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर नहीं है इस पैराथायराइड हार्मोन के लिए। तो ये माना जाता है कि जो पैराथायराइड हार्मोन है वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ऑस्टियोक्लास्ट कराता है। सो PTH binds to the receptor located on osteoclast, which afterwards intensify their stimulation of the osteoclast precursor cells to differentiate। ओके, तो नॉर्मली वहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर नहीं है PTH के लिए, बट ऑस्टियोक्लास्ट के सराउंडिंग्स में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पे ये जो PTH है वो बाइंड हो जाता है, सॉरी ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, तो ऑस्टियोक्लास्ट में कोई रिसेप्टर नहीं है, बट ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल है वहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो जब वो ऑस्टियोब्लास्ट पे जाके बाइंड होगा तो कुछ समय के बाद ये जो PTH है वो स्टिमुलेट करता है क्या, ऑस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर सेल्स को, कि वो डिफ्रेंशिएट हो जाए। सो द रेट ऑफ बोन टिश्यू एब्जॉर्प्शन दस ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड द लेवल ऑफ ब्लड आयनाइज्ड कैल्शियम ग्रोज एज वेल। तो इससे क्या होता है, जो बोन टिश्यू एब्जॉर्प्शन है, या हम ऐसा बोलेंगे जो बोन टिश्यू ब्रेकडाउन है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जो ब्लड का आयनाइज्ड कैल्शियम लेवल है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बोन फॉर्मेशन रुक जाएगा, और जो बोन में से जो क्या बोलते हैं उसको हम, कैल्शियम रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इतना याद रखो। सो यहाँ पे भी लिखा है, आप देख सकते हैं, पैराथायराइड हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम लार्ज कैल्शियम स्टोर्स इन द बोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। दिस इंक्रीज बोन डिस्ट्रक्शन एंड डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन। तो बोन फॉर्मेशन रुक जाता है और बोन ब्रेकडाउन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपका ब्लड का कैल्शियम लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो पैराथ हार्मोन है वो क्या करता है, इट कॉजेज द ऑस्टियोब्लास्ट टू इंक्रीज देयर एक्सप्रेशन ऑफ RANKL। ठीक है, तो ये मेनली जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है उसमें एक पेप्टाइड है दैट इज़ द RANKL रैंकल, उसके एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर देता है। सो दिस रैंकल टुगेदर विथ MCSF एक्टिवेट्स द सिग्नल पाथवे फॉर ऑस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर डिफरेंशिएशन। तो ये जो रैंकल है, जो ये पेप्टाइड यहाँ पे फॉर्म हुआ, और उसके साथ जो MCSF है दैट इज़ अ साइटोस्टैटिक फैक्टर। ठीक है, तो ये दोनों बाइंड होके क्या करता है, ऑस्टियो क्लास जो सेल प्रिकर्सर सेल से उनका डिफरेंशिएशन करता है, जिससे क्या होता है, बोन फॉर्मेशन रुक जाता है और बोन डिग्रेडेशन वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो ये रोल प्ले करता है किसमें, बोन्स में। अगर हम किडनीज़ की बात करेंगे तो किडनीज़ में पैराथायराइड हार्मोन रिड्यूसेस लॉस ऑफ कैल्शियम इन यूरिन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सो पैराथायराइड हार्मोन एक्ट्स इन द डिस्टल रीनल ट्यूब्यूल, कहाँ पे, मेनली जो
रीनल डिस्टल ट्यूब्यूल है, ठीक है। आपको पता है एक होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और एक रहता है डिस्टल, जो जो दूर है दैट इज़ अ डिस्टल ट्यूब्यूल। तो वहाँ पे डिस्टल ट्यूब्यूल्स में क्या करता है, जो कैल्शियम है उसके रिलीज को वो रोक देता है। सो पैराथायरॉयड हार्मोन इन द डिस्टल रीनल ट्यूब्यूल acts on the distal renal tubule where it increase the rate of reabsorption of calcium and magnesium ions from the lumen of tubules, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो रीनल ट्यूब्यूल है वहाँ से कैल्शियम का, जो डिस्टल रीनल ट्यूब्यूल है वहाँ से कैल्शियम का ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है अलॉन्ग विद अनदर आयन दैट इज़ द मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ से, किडनी से, ठीक है, जिसके वजह से फिर से कैल्शियम का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो एट द सेम टाइम इट इंक्रीजेज द सिक्रेशन ऑफ फॉस्फेट। तो साथ साथ में क्या होता है, जो फॉस्फेट है उसका रिलीज हो जाता है इनटू द ट्यूबुलर ल्यूमन एंड दस पोटेंशिएट्स देयर एक्सक्रीशन, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन होता है और जो पोटेशियम है, ठीक है, उसका क्या होता है वहाँ पे रिलीज होता है, सॉरी पोटेशियम नहीं, फॉस्फेट है उसका रिलीज होता है वहाँ पे, या फॉस्फोरस का रिलीज होता है कहाँ पे, किडनी में। ये हो गया यहाँ पे इसका रोल। और दूसरा साथ साथ में पैराथायरॉयड हार्मोन ऑल्सो स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव विटामिन डी इन किडनी। तो ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो क्या करता है, साथ में जो विटामिन डी है उसको उसको प्रोड्यूस करता है कहाँ पे, किडनी में, या उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जब वो किडनी पे एक्ट करेगा तो किडनी विटामिन डी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, दैट इज़ द एक्टिव विटामिन डी। अब उसके बाद हम जाएंगे इंटेस्टाइन में। तो अगर हम इंटेस्टाइन की बात करेंगे, सो पीटीएच इनडायरेक्टली इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमन, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या करता है, जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज करता है कहाँ से, मेनली फ्रॉम द फूड। जो फूड हम खाते हैं, जो डाइट हम खाते हैं वहाँ से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन वो इंक्रीज कर देता है। सो इट एक्ट्स थ्रू एक्टिवेटिंग द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द conversion of vitamin D precursor into their end product which is hormonally active and upregulation of the renal 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। तो ये नॉर्मली क्या करता है, डायरेक्टली वो काम नहीं करता है वो, बल्कि इनडायरेक्टली करता है। तो पहले जो पीटीएच है वो उस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जो क्या करेगा, जो विटामिन डी है उस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जो विटामिन डी के कन्वर्शन करता है, ठीक है, किस में, उनका जो एंड प्रोडक्ट है उसमें, ठीक है। तो विटामिन डी जो प्रिकर्सर है उसको उसके एंड प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट करता है एंजाइम, उसको एक्टिव करता है ये पैराथायरॉयड हार्मोन विच इज़ नॉर्मली हार्मोनली एक्टिव एंड अब रेगुलेशन ऑफ द रीनल 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। तो जो एंड प्रोडक्ट है वो हार्मोनली एक्टिव है, और साथ साथ में और एक एंजाइम है दैट इज़ द रीनल 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, उसको उसके लेवल को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। सो इस तरीके से क्या होता है, ये जो कैल्शियम है उसका लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। ओके, देन अब यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हो रहा है इस पे। तो किडनी से ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ, ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्लाइन टू सेट पॉइंट, देन यहाँ पे देख रहे हो स्टिमुलस फॉलिंग ब्लड कैल्शियम लेवल पीटीएच। तो जैसे ही ब्लड हमारे बॉडी का कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन से पीटीएच रिलीज़ होगा। जैसे पीटीएच रिलीज़ होगा तो वो एक्ट करेगा हमारे बोन पे, हमारी किडनी पे और हमारे इंटेस्टाइन पे। तो किडनी में जब वो एक्ट करेगा तो इट स्टिमुलेट्स कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द बोन, तो कैल्शियम रिलीज़ होगा बोन से, किडनी में कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो वहाँ पे भी क्या होता है, कैल्शियम अपटेक है या जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इन तीन ऑर्गन्स की वजह से जो हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल है, so दो ब्लड कैल्शियम लेवल राइजेस टू सेट पॉइंट, ठीक है, एक सेट पॉइंट पे वो इंक्रीज हो जाता है और हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाता है। तो हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल कितना है, दैट इज़ द 10 mg/100 ml। या फॉर एग्जांपल अगर हमारे ब्लड का कैल्शियम लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टिमुलस राइजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। अगर हमारे ब्लड का कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो गया तो थायराइड हार्मोन से जो सी सेल है वहाँ से कैल्सिटोनिन रिलीज होगा, कैल्सिटोनिन जाके हमारे किडनी, बोन और बोन पे एक्ट करेगा, और किडनी से क्या होगा, जो रीएब्जॉर्प्शन है कैल्शियम का वो रुक जाएगा, और बोन में
जो बोन में ऑस्टियोक्लास्ट जो एक्टिविटी थी वो रुक जाएगी, बोन ब्रेकडाउन रुक जाएगा और बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कैल्शियम जो भी ब्लड में कैल्शियम प्रेजेंट है वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे हमारे बोन में। तो कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगा एंड फिर से वो उतना दैट इज़ द 10 mg पर 100 ml वहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से जो कैल्शियम होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन होता है बाय दिस टू हार्मोन, दैट इज़ द calcitonin which is released by the thyroid gland and parathyroid hormone which is released from the thyroid gland. सो अब यहाँ पे समरी क्या है, PTH increases blood calcium concentration when calcium ion levels fall below normal. First, PTH enhances reabsorption of calcium by the kidney. It then stimulates osteoclast activity and inhibits osteoblast activity. Finally, PTH stimulates synthesis and secretion of calcitriol by the kidney, which enhance calcium absorption by the digestive system. तो आप ये देख सकते हैं आप खुद भी किस तरीके से ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, आपको पता चल जाएगा ये होता क्या है। तो उसके बाद डिजीज़ और डिसऑर्डर देखेंगे हम पैराथायराइड हार्मोन के। जब पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा एक्सेस में रिलीज़ होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइपर पैराथायराइडिज्म बोलते हैं, ठीक है। सो अगर पैराथायराइड हार्मोन बहुत ही कम रिलीज़ हो रहा होगा थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड से तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपोपैराथायराइडिज्म बोलेंगे। सो इट एडवर्सली इफेक्ट योर बॉडी इन ए वैरायटी ऑफ वेज, ठीक है। तो बहुत सारे वेव्स में क्या करता है, हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है। सो यहाँ पे कुछ हमने कॉमन डिजीज़ और डिसऑर्डर के बारे में बताया जो पैराथायराइड ग्लैंड के साथ रिलेटेड है। तो सबसे पहले है हाइपर पैराथायराइडिज्म, ठीक है। तो जो कॉज है हाइपर पैराथायराइडिज्म का क्या है, द मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड इज हाइपर पैराथायराइडिज्म, दैट इज द इंक्रीज इन द थायराइड हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन विच इज़ कैरेक्टराइज बाय एक्सेस पीटीएच। जब बहुत ज़्यादा पीटीएच रिलीज होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर पैराथायराइड थायराइडिज्म बोलते हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ कैल्शियम लेवल, तो आपके बॉडी में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो या कम हो उससे कोई मतलब नहीं, उसको पीटीएच रिलीज़ करना है और भी एक्सेस में, ठीक है। तो मेनली पीटीएच कब रिलीज़ होता है, जब आपके बॉडी में कैल्शियम लेवल कम है। तो ये हाइपर पैराथायराइडिज्म में रिलीज़ होगा कैल्शियम सॉरी ये हार्मोन जब हमारे आपके बॉडी में कैल्शियम लेवल कम होगा। तो उसके बाद कुछ समय के बाद आपका कैल्शियम लेवल फिर से मेंटेन हो जाएगा। जब मेंटेन हो जाएगा तब भी ये जो थायराइड पैराथायराइड हार्मोन है वो कंटिन्यूसली पैराथायराइड हार्मोन रिलीज़ करता रहेगा, ठीक है। सो इन अदर वर्ड द पैराथायराइड ग्लैंड कंटिन्यूज टू मेक लार्ज अमाउंट्स ऑफ पीटीएच, तो पीटीएच वहाँ पे फॉर्म होता रहेगा। अब इसके सिम्टम्स क्या है इस हाइपर पैराथायराइडिज्म के, दैट इज बोन पेन, मसल वीकनेस, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स, किडनी स्टोन। तो ये सब क्या है इसके सिम्टम्स, जैसे कि बोन पेन, ठीक है। तो जैसे पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा तो आपको पता है कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारे बोन में से जो कैल्शियम है वो रिलीज़ होता जाएगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, बोन वीक हो जाएगा। जब बोन वीक होगा तो बोन पेन स्टार्ट होगा। देन मसल वीकनेस है, ठीक है। तो मसल वीकनेस के लिए कैल्शियम ज़रूरी है। तो मसल के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। जब हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हमारा जो मसल्स है वो कंटिन्यूसली एक्साइटेड मोड में रहेगा, तो जिससे हमारा मसल्स वीक हो जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स, ठीक है। जब हमारा बोन वीक हो जाएगा, जब कैल्शियम वहाँ से रिमूव हो जाएगा तो वहाँ पे बोन फ्रैक्चर्स होने के चांसेस ज़्यादा है। किडनी स्टोन, जब हमारे किडनी से ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तो किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, सो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज द लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयंस, कंट्रोल ऑफ पीटीएच एंड विटामिन डी। तो हम जो हमारे सीरम में कैल्शियम लेवल है और जो फॉस्फेट आयंस है उनके लेवल को हम क्या करेंगे, मिनिमम करेंगे या मेंटेन करेंगे। साथ में जो पीटीएच रिलीज़ हो रहा है पैराथायराइड हार्मोन से उसको कंट्रोल करेंगे और जो विटामिन डी फॉर्म हो रहा है उसको भी हम कंट्रोल करेंगे। तो ये जो पैराथायराइड हार्मोन है उसका एक हाफ लाइफ रहता है, ठीक है। नॉर्मली पैराथायराइड हार्मोन का लाइफ रहता है दैट इज हाफ लाइफ दैट इज 10 मिनट। सो most of the newly synthesized PTH is degraded immediately after its synthesis and only a minority enters the bloodstream। ओके, तो क्या होता है जो PTH का हाफ लाइफ है वो 10 मिनट ही है, ठीक है। तो जैसे ही न्यू सिंथेसाइज PTH फॉर्म होगा तो उसी टाइम पे कुछ समय के बाद वो डिग्रेड भी हो जाएंगे और बहुत ही कम अमाउंट में जो पीटीएच है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा। ओके, सो पेरिफेरल डिग्रेडेशन ऑफ पीटीएच टेक प्लेस मेनली इन लिवर एंड किडनी। जो पीटीएच है उसका जो डिग्रेडेशन है मेनली कहाँ पे होता है, लिवर में होता है और
किडनी में होता है। ओके, इनसाइड द लिवर कफर सेल, जो कफर सेल है मेनली जो लिवर में, वो पीटीएच का प्रोटीलिसिस करता है या ब्रेक डाउन करता है इनटू कार्बोक्सी एंड अमाइनो फ्रेगमेंट्स, क्योंकि जो ये पॉलीपेप्टाइड है या जो पैराथायराइड हार्मोन है वो किससे बना है, अमीनो एसिड से बना है। तो लिवर में मेनली कफर सेल्स क्या करता है, इसका प्रोटोलिसिस करता है, ठीक है, और उसको कार्बोक्सी और एमाइनो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। ओके, सो द एमाइनो फ्रेगमेंट्स आर क्विकली डिग्रेडेड बट कार्बोक्सी फ्रेगमेंट रिमेन इन द सर्कुलेशन एंड लीव द ब्लड थ्रू किडनीज, ठीक है। तो ये जो पैराथायराइड हार्मोन में मैंने आपको बताया प्रोटोलिसिस हुआ है लिवर में कार्बोक्सी और एमाइनो फ्रेगमेंट में, तो एमाइनो फ्रेगमेंट एकदम से एब्जॉर्ब हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, बट ये जो कार्बोक्सी फ्रेगमेंट है वो डिग्रेड नहीं होता है, तो वो थ्रू ब्लड सर्कुलेशन वो हमारे किडनी तक पहुंचता है और फाइनली वो किडनी से यूरिन के थ्रू बाहर हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। ओके, सो देन उसके बाद इसी हाइपर पैराथायराइडिज्म में आपको मैंने सिम्टम्स बताया, दैट इज़ द जो मेन सिम्टम्स थे, दैट इज़ बोन पेन, मसल वीकनेस, लो बोन फ्रैक्चर्स, किडनी स्टोन। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स रहते हैं जैसे कि डिप्रेशन, फेटीक, फीलिंग थ्रस्टी एंड पासिंग अ लॉट ऑफ यूरिन, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन रिलीज़ करना, ठीक है, बहुत प्यास लगना, ठीक है, आपका बॉडी खा भूख नहीं लगना, ठीक है, मसल वीकनेस जो मैंने आपको यहाँ बताया, कॉन्स्टिपेशन और पेट में दर्द होना, ठीक है, आपका कंसंट्रेशन लॉस होना और थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहना। तो ये सब क्या है, दीज आर द सम सिम्टम्स ऑफ दिस हाइपर पैराथायराइडिज्म, ठीक है। अगर हमने इस हाइपर पैराथायराइडिज्म को ट्रीट नहीं किया और कंटिन्यूसली ये हाइपर पैराथायराइडिज्म हमारे बॉडी में फॉर्म होता गया, तो क्या होगा, इससे भी ज़्यादा सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि वॉमिटिंग है, ड्रॉजीनेस है, डिहाइड्रेशन है, कन्फ्यूजन है, मसल स्पाज्म, बोन पेन, टेंडरनेस, इरेगुलर हार्ट बीट, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं। तो मैंने आपको बताया कि हाइपर पैराथायराइडिज्म के दो मेन कॉजेज़ हैं, ठीक है। तो एक है प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म और दूसरा है सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, ठीक है। तो जो प्राइमरी है वो क्या होता है, तो प्राइमरी है व्हेन वन और मोर ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड इज इनलार्ज्ड और ओवर रिएक्टिव, ठीक है। जब हमारा पैराथायराइड ग्लैंड है वो ओवर रिएक्टिव होगा या वो इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। जब पैराथायराइड हार्मोन कोई भी चार है ना, वहाँ पे चार में से कोई एक भी अगर साइज में बड़ा हो गया या वो ज़्यादा एक्टिव हो गया, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी में क्या होगा, एक्स्ट्रा पैराथायराइड या एक्सेस पैराथायराइड ग्लैंड फॉर्म होगा। अब दूसरा है दैट इज़ द सेकेंडरी, ठीक है। जब हमारा ग्लैंड तो नॉर्मल है, ठीक है, कोई ग्लैंड को कोई इफेक्ट नहीं है, बट there is a condition such as kidney failure or vitamin D deficiency that lowers calcium. The body reacts by producing extra parathyroid hormone to stop calcium level from falling to a very low level. तो दूसरा जो सेकेंडरी इसमें क्या होता है, आपका किडनी फेलियर हो गया है, ठीक है, या विटामिन डी डिफिशियंसी है, तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी का जो कैल्शियम लेवल है वो ऑटोमेटिकली कम होता रहता है, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारा जो थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड है वो कंटिन्यूसली जो थायराइड पैराथायराइड हार्मोन है वो रिलीज़ करता रहेगा, जिससे आपके बॉडी में हाइपर थायराइडिज्म या हाइपर पैराथायराइडिज्म होने के चांसेस है। तो ये दो रीज़न है जिससे हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है। तो जो मेन रीज़न है किसके लिए, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के लिए, सो दैट इज़ ए नॉन कैंसरस ट्यूमर कॉल्ड एन एडिनोमा ग्रोइंग ऑन वन ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। जो मेन रीज़न है किसके लिए, जो प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म के लिए जो मैंने आपको बताया, तो वो एक नॉन कैंसरस ट्यूमर जो फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिनोमा, जो हमारे पैराथायराइड ग्लैंड पे डेवलप होता है, तो उसकी वजह से हमारा जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो ओवर रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। और साथ साथ में जो प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है, तो वो अ, जब हमारा ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेशिया, तो उससे भी पैराथायराइड हार्मोन का रिलीज़ ज़्यादा हो सकता है। ओके, सो अब पैराथायराइड हाइपर पैराथायराइडिज्म से कौन से लोग इन्फेक्टेड होंगे, ठीक है। तो दोज पीपल इन विच इज़ इन्फेक्टेड बाय हाइपर पैराथायराइडिज्म is mainly related to
इनहेरिटेड प्रॉब्लम, ठीक है। तो नॉर्मली होता नहीं किसी में, बट मोस्ट केस ऑफ द हाइपर पैराथायरिज्म ऑकर इन पीपल विद नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ द कंडीशन। ओनली अबाउट 5% ऑफ द केस कैन बी लिंक टू एन इनहेरिटेड प्रॉब्लम, ठीक है। तो नॉर्मली कोई भी ये फैमिली लिंक नहीं है, बट जो उसमें से 5% जो है उसमें जिसको हाइपर पैराथायरिज्म हुआ है, तो वो इट इज़ लिंक टू द इनहेरिटेड प्रॉब्लम। तो वो अपने पेरेंट्स से ये इनहेरिट करके उनमें डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो वुमेन्स आर ट्वाइस एज लाइकली एज मेंस टू डेवलप हाइपर पैराथायराइडिज्म एंड द रिस्क इंक्रीज विथ एज। तो जो फीमेल है वो ज़्यादा वल्नरेबल है या ज़्यादा पॉन है किसके लिए, इस हाइपर पैराथायराइडिज्म के लिए, एज़ कम्पेयर टू मेन। और ये जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाएगी तो ये जो रिस्क है हाइपर पैराथायराइडिज्म का वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ओके। देन उसके बाद हम देखेंगे हाइपर पैराथायरिज्म। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइपर पैराथायरिज्म में क्या हो रहा है, बोन का साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बोन पतले हो रहे हैं। आप इस एक्सरे में देख सकते हैं, यहाँ से बोन, अब देखो इन्होंने यहाँ पे एरो में दिखाया हुआ है, ठीक है, ड्यू टू द लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन। तो जो बोन का स्ट्रक्चर है वो देखो यहाँ से आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसको काटा हुआ है, ओके। सो ये इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ से कैल्शियम धीरे धीरे रिलीज हो गया है, ताकि हमारा जो बॉडी का कैल्शियम लेवल है वो मेंटेन हो सके, ठीक है। अब दूसरा है हाइपो पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या है? सो इट्स ए कंडीशन इन विच द पैराथायरॉयड हार्मोन इज रिलीज इन वेरी माइन्यूट अमाउंट, ठीक है। या हम ऐसा बोल सकते हैं व्हेन द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रोड्यूस वेरी और टू लिटिल पैराथायरॉयड हार्मोन, सो दिस कॉजेज द कैल्शियम ब्लड कैल्शियम लेवल टू फॉल, दैट इज हाइपोकैल्शियमिया जिसको हम बोलेंगे। तो जब पैराथायरॉयड हार्मोन बहुत कम रिलीज होगा तो हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल है वो इंक्रीज़ ही नहीं होगा, और वो बहुत कैल्शियम लेवल बहुत ही डिक्रीज़ हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपो कैल्शियमिया बोलते हैं। और साथ साथ में जो ब्लड फॉस्फोरस लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर फॉस्फेटीमिया, ठीक है। क्योंकि ये कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या है, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है, ठीक है। कैल्शियम ज़्यादा होगा तो फॉस्फोरस कम हो जाता है, फॉस्फोरस ज़्यादा हो गया तो कैल्शियम कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम कम हो जाता है, कैल्शियम का लेवल फॉल हो जाता है, दैट इज़ अ हाइपोकैल्शियमिया। और फॉस्फोरस का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर फॉस्फेटीमिया। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइपर पैराथायरिज्म इज द कम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स ड्यू टू इनएडिक्वेट पैराथायरॉयड हार्मोन प्रोडक्शन, दिस लीड टू डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल ऑफ कैल्शियम, दैट इज हाइपोकैल्शियमिया, एंड इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड फॉस्फोरस, ठीक है। सो वी हैव टू टेक, तो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं जिसमें कैल्शियम लेवल प्रेजेंट हो, जिससे हमारा कैल्शियम लेवल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो हम सिम्टम्स देखेंगे, तो सिम्टम्स क्या है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के, ठीक है। तो सिम्टम्स है डिक्रीज्ड कैल्शियम आयंस लेवल इन ब्लड, सेंसिटिव नर्व्स, अनकंट्रोलेबल स्पर्म्स ऑफ द लिम्ब, ठीक है। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो जो सिम्टम्स है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के, वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द कॉज, द स्पीड एट विच द कंडीशन डेवलप्स एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है किस पे, कॉज पे, किस वजह से हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हुआ है। दूसरा स्पीड, किस स्पीड से ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म उस पर्सन में डेवलप हुआ है। और तीसरा ट्रीटमेंट का कितना इफेक्टिवनेस उस पर्सन पे दिख रहा है। तो इन तीन चीज़ों पे इसके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं। सो नॉर्मली पीपल हु डेवलप पैराथायरॉयडिज्म क्विकली, जिनमें जल्दी ही पैराथायरॉयडिज्म डेवलप हुआ है, फॉर एग्जांपल आफ्टर नेक सर्जरी, किसी का नेक सर्जरी हुआ तो उस टाइम पे जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसको इंजरी हो सकती है, तो उस टाइम पे एकदम से हाइपोपैराथायरॉयडिज्म उन पर्सन में देखने को मिलता है। तो उनमें सिम्टम्स क्या होते हैं हम देखेंगे। तो ए टिकलिंग सेंसेशन इन द हैंड्स और फीट और अराउंड द माउथ, ठीक है। तो एक मतलब ऐसे गुदगुदी जैसा फील होता है, कहाँ पे, आपके हाथ पे, आपके पाँव में, ठीक है, और आपके माउथ के सराउंडिंग में, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरेस्थीशिया। तो जिसमें एकदम से हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हुआ है उनमें ये सिम्टम्स दिखता है। दूसरा अनयूजुअल मसल मूवमेंट,
सच एज जर्किंग, ट्विचिंग और मसल स्पाज्म, ठीक है। तो मसल मूवमेंट आपको देखने को मिलता है अनयूजुअल, जैसे कि जर्किंग, आप चलते चलते जैसे आपके पैर में झटके आ रहे हैं, आपके हाथ में झटके आ रहे हैं, ठीक है। आपके पैर जो मसल से वो मुड़ रहे हैं, ठीक है। मसल स्पाज्म आपको, ठीक है, वायुस्पाम जिसको बोलते हैं, तो ऐसे आपको दिखते हैं। तो इट्स एन ऑल्सो सिम्टम्स ऑफ हाइपोपैराथायरिज्म, ठीक है। मसल क्रैम्प्स, ठीक है। देन फीलिंग टायर्ड, इरिटेबल, एंशियस और डिप्रेस, ठीक है, बहुत थका हुआ फील करना, ठीक है। स्ट्रेस फील करना, डिप्रेस फील करना, एंशियस फील करना, सो दीज इरिटेबल फील करना, सो दीज आर द सिम्टम्स विथ इमीडिएट हाइपोपैराथायरिज्म। एंड अगर हम बात करेंगे हाइपोपैराथायरिज्म की, जो धीरे धीरे डेवलप हुआ है, ठीक है, विच इज़ डेवलप्ड वेरी स्लोली या ग्रेजुअली डेवलपिंग हम बोलेंगे, तो उनमें आपको क्या मेडिकल कंडीशन देखने को मिलेंगे, दैट इज़ आई प्रॉब्लम, पर्टिकुलर कैटरेक्ट्स, तो आँखों के पुतलियों के सामने वाइट कलर का एक मॉलिक्यूल आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं, तो ऐसे देखने को मिलेगा। ड्राई एंड थिक स्किन, ऐसा देखने को मिलेगा। कोर्स हेयर दैट ब्रेक्स इजीली एंड कैन फॉल आउट, हेयर फॉल देखने को मिलेगा। Then fingernails that break easily with ridges that go from left to right. Okay, you can see on the uh, that is nail, आपको वहाँ पे ऐसे रिजेस देखने को मिलेंगे जो राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, और वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे आपके जो फिंगर नेल से। तो ये एक सिम्टम्स है हाइपोपैराथायरिज्म के। So it is possible that very low calcium level can cause fits, but this is rare. Particularly if you have had the condition for some time and are being treated with medication. Okay, so anxiety can often make you breathe rapidly. This could make you feel ill and cause your calcium level to fall even further. So it's important to remain calm. तो नॉर्मली क्या होता है इस केस में, आपको एंजाइटी फील होती है, आप बहुत ही मतलब क्या बोलते हो उसको, एंशियस फील करते हो, ठीक है, स्ट्रेस नर्वस फील करते हो। उस नर्वसनेस की वजह से क्या होता है, आपका हार्ट बीट ज़्यादा होता है, ठीक है, आप रैपिडली ब्रीथ करने लगते हो, आप ज़्यादा सांसें लेने लगते हो, जिससे कैल्शियम लेवल और डिक्रीज़ हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको काम रहना है। ओके, तो हम कॉजेज़ देखेंगे हाइपरथायराइडिज्म की, किस वजह से हाइपोपैराथायराइडिज्म होता है। So mainly hypoparathyroidism is commonly caused by accidental injury to the parathyroid gland during head and neck surgery. तो एक्सीडेंटली अगर आप कोई सर्जरी कर रहे हो, हेड सर्जरी या नेक सर्जरी कर रहे हो, तो उस टाइम पे अगर पैराथायराइड ग्लैंड से उसको इंजरी हो गई, तो ये हाइपोपैराथायरिज्म डेवलप हो सकता है, किसमें, दैट इन दैट पर्सन। So in about 12% of people undergoing surgery, it lasts for only a short time, with less than 3% having permanent hypoparathyroidism. तो जो सर्जरी में जा रहे हैं, तो उनमें 12 जो पर्सन है पीपल, उसमें ये कुछ समय के लिए रहता है। और कुछ लोगों में 3% लोग बचते हैं, उसमें परमानेंट हाइपोपैराथायरिज्म देखने को मिलता है। तो ये एक कॉज है। जो दूसरे कॉज है, दैट इज़ द ऑटो इम्यून डिजीज़। जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो अगर हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वहाँ पे ये जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकता है। अगर हम थायराइड कैंसर हुआ है, तो अगर हम थायराइड कैंसर को रेडिएशन थेरेपी के थ्रू चेक कर रहे हैं, तो उस टाइम पे पैराथायरॉयड हार्मोन को भी इंजरी हो सकती है, ठीक है। या सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड एज ए रिजल्ट ऑफ कैंसर, अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड को कैंसर हो गया, तो अगर हमने उसको रिमूव कर दिया, तो उससे भी हाइपोपैराथायरिज्म डेवलप हो सकता है। या लो ब्लड मैग्नीशियम लेवल, फॉर एग्जांपल ड्यू टू अल्कोहल यूज, अगर ब्लड में मैग्नीशियम लेवल कम हो गया, तो उससे भी हाइपोपैराथायरिज्म हो सकता है, ठीक है। तो कौन से लोग हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड होते हैं? मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिनमें रिसेंटली कोई नेक या थायराइड सर्जरी हुई है, उसमें डेवलप हो सकता है। या किसी के जेनेटिक में पैराथायराइड डिसऑर्डर है, उनके पेरेंट्स में, उनके या फोर फादर्स में, तो उसमें ये डेवलप होने के चांसेस है। जो अगर किसी को एडिसन डिजीज़ है, तो उसमें भी ये हाइपोपैराथायरिज्म देखने को मिल सकता है। सो चिल्ड्रन और एडल्ट्स विद द इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर known as DiGeorge syndrome will also have hypoparathyroidism because their parathyroid glands are missing at birth. तो जो बच्चे हैं या जो एडल्ट्स हैं
विच सफरिंग फ्रॉम ए डिसऑर्डर दैट इज़ द डी जॉर्ज सिंड्रोम, तो उसमें उनमें भी हाइपोपैराथायरिज्म होने के चांसेस हैं, क्योंकि बचपन में ही उनके पास जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं. ओके, फ्रॉम बर्थ दे आर एब्सेंट, देयर इज एब्सेंट ऑफ पैराथायरॉयड gland. So these are the some disease caused by the hypo and hyperparathyroidism. तो ऑस्टियोपोरोसिस ऑब्वियस सी बात है, जब बोन वो होगा, दैट इज जब बोन में से कैल्शियम निकलता जाएगा तो आपके बोन वीक हो जाएंगे. जब बोन वीक हो जाएंगे तो उससे क्या होता है, जो बोन डेंसिटी है वो कम हो जाती है और जो बोन हार्डनेस है वो भी कम हो जाती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाता है. ओके, so this is all about the parathyroid gland and parathyroid hormone and its disorder. Thank you.